काम पहले ही शुरू करवा दिया है और अब छोटा राजन की गिरफ्तारी से भारत को दाऊद के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है। छोटा राजन भारत के लिए अहम कड़ी है क्योंकि दाऊद के लगभग सभी राज से छोटा राजन अच्छी तरह वाकिफ है। दाऊद की जानकारी दे सकता है छोटा राजन। भारत लाए जाने के बाद छोटा राजन भारत को दाऊद के ठिकानों, नेटवर्क और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दे सकता है। दाऊद के खिलाफ भारत का डोजियर छोटा राजन की जानकारी से और मजबूत होगा, जिससे पाकिस्तान को बेनकाब करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो भारत ने पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकतें बंद करने को कहा है। भारत ने सख्त लहजे में कहा है कि वो अपना आतंकवाद, सीमा पर फायरिंग का खेल बंद करे, नहीं तो उसे उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। भारत ने पाक को दिखाया आईना, एनएसए की पाक को दो टूक। सुधर जाओ पाकिस्तान, खरोंच के जवाब में काटेंगे हाथ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि वो आतंकवाद पर लगाम लगाए और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको उसी की जुबान में समझाया जाएगा। अजित डोभाल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो भारत के खिलाफ छिपकर किए जाने वाले आतंकवाद को बढ़ावा देने से बचे। डोभाल ने कहा है, पाकिस्तान को लगता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर या छिपकर किए जाने वाले एक्शंस बेहद सस्ती सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। ये एक बेहद छोटे नजरिए वाली रणनीति है। ये उनको ही नुकसान पहुंचाती है जो इसे बढ़ावा देते हैं या इसका समर्थन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान ये समझेगा। हम लगातार नेक नियति के साथ पाकिस्तान को मनाते रहेंगे। पाकिस्तान जो जुबान समझता है उसी में हम उसे समझाएंगे। हमें उसे राजी करना होगा। आतंकवाद की पैदाइश कहाँ हुई है, यहाँ कहाँ पल बढ़ रहा है, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है वो भी साउथ एशियाई क्षेत्र का मेंबर है। उधर केंद्र का रुख साफ होते ही बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को फ्लैग मीटिंग में चेतावनी दी है कि खरोंच का जवाब हाथ काट कर दिया जाएगा। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बहरहाल बढ़ते आगे। इंडो अफ्रीका फोरम सम्मेलन के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गबोन के राष्ट्रपति से मिले। इस दौरान पीएम मोदी के साथ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। आपको बता दें कि दिल्ली में तीसरा इंडो अफ्रीका फोरम सम्मेलन चल रहा है, जिसमें अफ्रीका से कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का आगाज मोहाली में हुआ। समिट का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किया। समिट के पहले दिन कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए। इस मौके पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि पंजाब में निवेश करना ज्यादा आसान है। पंजाब में निवेश के लिए बादल सरकार प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट करवा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की। 2 दिनों तक चलने वाली प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन कई नामी उद्योगपतियों ने शिरकत की। इस मौके पर पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने का न्योता दिया और अगले 4 सालों में पंजाब को उत्तर भारत का सबसे बड़ा हब बनाने का दावा किया। Jio and other companies coming in, this is going to be a game changer for our state, and I think this is an example. Like Invest Punjab department we have created, and the government of India has made it as the best location and best department in the country for new investments. Same way next you'll see government of India will rate us as the best service delivery state of this country. इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी शिरकत की। मुकेश अंबानी ने कहा कि पंजाब देश का सबसे पहला राज्य होगा जिसका हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएगा। Again, I am happy to share that we had committed an investment of over 2,000 crores
As we speak, by the latest count, we have already invested 3,900 and odd crores of rupees in the state of Punjab. And when the Deputy Chief Minister came to Mumbai, I think that both of us were enthused with the idea of at least having one state in India where we can cover 100% of the population with broadband connectivity. इन्वेस्टर्स समिट में बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज, आईसीआईसीआई की एमडी चंदा कोछड़ और हीरो मोटर्स के मालिक सुनील मुंजाल भी शामिल हुए। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने साल 2013 में भी बिजनेस समिट का आयोजन किया था। ये दूसरा मौका है जब बादल सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अंकुश महाजन की रिपोर्ट। तो फिलहाल यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर हैं। इंडिया में मैंने देखा है पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, मुफलिसी से, गरीबी से उठ के ऊपर आए हैं, हार्डशिप से। आपने भी करियर में कभी हार्डशिप्स और ऐसी कोई स्कैरसिटीज कुछ देखी, अभाव? आमदनी लिमिटेड थी और लोग बहुत थे, एंड वी ऑलवेज लव टू शेयर एंड ग्रो। हमको याद है, वी यूज्ड टू टेक अ बंगाली मैगजीन एंड दैट वाज टेकन स्पेसिफिकली ताकि हम लोग बांग्ला सीखें। तो वो मैगजीन, एक ही मैगजीन आता था, एंड वी वर 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो रेगुलर कंपटीशन लगा रहता है, कौन पहले वो मैगजीन पकड़ेगा और कौन उसको छुपा के रखेगा जब तक न उसका पूरा हो। नरेंद्र मोदी का एक नया मिशन है, यंग इंडिया डिजिटल इंडिया। राइट। तो उनका जो मैंडेट है उसको सुना बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है। तो क्या कर रही है अब डिजिटल इंडिया में, एसबीआई में ऐसा? डिजिटल इंडिया में तो हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। टुडे वी आर लुकिंग एट डिजिटलाइजिंग एवरी प्रोसेस एंड एवरी प्रोडक्ट। जहां आप होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन सब आपके घर में बैठ के 24/7 कर पाएंगे। एसबीआई चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जगदीश चंद्र के साथ। देखिए खास मुलाकात। दुनिया अपडेट, जोड़े पूरी दुनिया से। चलिए बढ़ते हैं आगे। आईएसएल सीजन 2 में मुंबई सिटी एफसी ने मौजूदा लीग में अब तक का सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाते हुए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पर जबरदस्त जीत हासिल की है। अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए मुंबई ने जोरदार प्रदर्शन किया और पूरे मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पर अपना दबदबा कायम रखा। देखिए रिपोर्ट। रंग में लौटी मुंबई सिटी एफसी, नॉर्थ ईस्ट को 5-1 से दी करारी शिकस्त। मुंबई ने आईएसएल 2 में दर्ज की अब तक की सबसे बड़ी जीत। जी हां, मुंबई सिटी एफसी ने आईएसएल में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरे मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पर अपना दबदबा कायम रखा। अपने होम ग्राउंड पर खेले गए मैच में मुंबई ने भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री की हैट्रिक की बदौलत नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 5-1 से हरा दिया। छेत्री ने मैच के 25वें और 48वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल दागने के अलावा मैच के 40वें मिनट में गोल दागकर इस सीजन की दूसरी हैट्रिक बनाई।
इस सीजन की पहली हैट्रिक चेन्नईयन एफसी के स्टीवन मेंडोजा के नाम है। छेत्री के अलावा नोडे ने मैच के 51वें मिनट में गोल किया, जबकि टीम के कप्तान फ्रेंड्स बर्टिन ने भी मैच खत्म होने से 3 मिनट पहले गोल दागकर मुंबई की बड़ी जीत सुनिश्चित की। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की ओर से मैच का एकमात्र गोल 29वें मिनट में बोइथांग हाओकिप ने किया। इस जीत के साथ मुंबई की टीम 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं चौथी हार के बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम के 6 अंक हैं और वो 7वें स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी स्पोर्ट्स। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब विस्पर्स इन द कॉरिडोर। सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर बनाए जाएंगे। जस्टिस ठाकुर की नियुक्ति को लेकर 2 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। विजय लखीचंद अचिल्य बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। 21 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 वर्ष के लिए अचिल्य नियुक्त किए गए हैं। तो फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना है, लेकिन जाते जाते आपको छूट जाते हैं तिरछी नजर के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। नमस्कार, आदाब। हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। ये दुनिया भी कमाल है। हमारे देश में करोड़ों लोग गरीब हैं, मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, पर अपनी जिंदगी में जहां तक उनसे बन पड़ता है वो कानून की हद में रहते हैं और शायद इसीलिए उन्हें दबंगों के जुल्मों सितम भी सहने पड़ते हैं और गुमनामी की मौत भी देखनी पड़ती है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन शुरू तो किया था मुफलिसी में, लेकिन उसके बाद गुनाह के साए में उन्होंने न केवल बेशुमार दौलत कमाई बल्कि बदकिस्मती से कुछ नाम भी कमाया। वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या हुआ, क्या नाम ना होगा। आजकल दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का नाम सबकी जुबान पर चर्चा बना हुआ है। तो आज हम आपको दिखाएंगे मुफलिसी के ताने बाने से बुनी कुछ ऐसी ही जुर्म की दास्तान, दास्ताने जुर्म में। मुफलिसी की गलियों से निकलकर अंडरवर्ल्ड बादशाह दाऊद इब्राहिम के साथ साझेदारी कर एक छोटे मोटे जुर्म के रियासतदार का दर्जा पाए छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि छोटा राजन ने अपनी ये गिरफ्तारी खुद एक सोची समझी रणनीति के तहत कराई है। अगर खुद छोटा राजन के गुर्गों की माने तो छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे छोटा शकील की लगातार उसे जान से मार देने की कोशिशों से डरा हुआ था और ऐसे में उसे एक ही जगह अपने लिए सबसे मुफीद नजर आई और वो थी हिंदुस्तान की जेल। क्या है पूरा सच, आप भी देखिए। डॉन की गिरफ्तारी के पीछे खुद डॉन, दाऊद के डर से गिरफ्तार हुआ राजन। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक भारतीय जांच एजेंसियों को चकमा देकर फरार रहा डॉन छोटा राजन अब कानून के शिकंजे में है। कुछ ही रोज में वो हिंदुस्तान की जेल पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं डॉन छोटा राजन ने खुद ही अपनी गिरफ्तारी की पटकथा तो खुद ही प्लॉट नहीं की, कहीं उसने दाऊद के खास गुर्गे छोटा शकील के डर से सरेंडर तो नहीं किया। जी हाँ,
दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में जब छोटा शकील ने राजन को ऑस्ट्रेलिया में मारने की कोशिश की थी, तब ये सामने आया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के ही कुछ करीबियों ने पैसे के लालच में आकर शकील तक राजन की लोकेशन और उससे जुड़ी जानकारियां पहुंचाई थी। छोटा राजन के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगातार राजन के करीबी पैसों के चलते उसका साथ छोड़ रहे थे और इसी बात का फायदा उठाकर शकील लगातार उनसे जानकारियां इकट्ठा करता था। हाल ही में छोटा राजन के दो सबसे करीबी गुर्गों ने छोटा शकील से दुबई में होटल खोलने के नाम पर छोटा राजन के लोकेशन की डिटेल शेयर की, जिसके बाद शकील ने ऑस्ट्रेलिया में राजन को मारने की योजना भी बनाई थी, जो कि असफल रही थी। अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ खो चुके छोटा राजन के करीबी सूत्रों की माने तो खराब सेहत और अंडरवर्ल्ड पर अपनी कम होती पकड़ के चलते राजन के करीबी उसका साथ छोड़ रहे हैं और शकील इसी का फायदा उठाकर राजन के लोगों को पैसों का लालच देकर लगातार छोटा राजन से जुड़ी जरूरी जानकारियां इकट्ठा करता रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के ऐसे ही करीबी गुर्गों ने दुबई में होटल खोलने के नाम पर शकील से राजन की लोकेशन की डील की थी, जिसके बाद शकील ने ऑस्ट्रेलिया में राजन को मार गिराने की साजिश रची, जो नाकाम रही। ऐसे में जानकार मानते हैं कि अपने लोगों से मिल रहे धोखे के चलते खुद डॉन छोटा राजन ने भारत लौटना ही मुनासिब समझा और उसने इंडोनेशिया में अपनी गिरफ्तारी करवाई। हालांकि अंडरवर्ल्ड की हरकतों पर नजर जमाए जानकार इसके पीछे एक और वजह की तरफ भी इशारा करते हैं। छोटा राजन को सरेंडर ही करना होता तो बाली में क्यों करेगा, जब वो हिंदुस्तान में डायरेक्ट आ सकता है। नेपाल में आ जाता है, वहां से हमारी एजेंसी खुद जाके ले आती है उसको। तो ये पूरा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, अगर उसने सरेंडर ही करना होता। तो जब वो यहाँ पर आके जब बात करेगा आके ना वो, तो वो बात में से कितनी बात को उछालना चाहिए और कितनी बात को दबाना चाहिए, ये तो इस गवर्नमेंट पे डिपेंड है पूरा का पूरा। वो तो अपने कन्वीनियंस से वो सब इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगी कि ही स्टॉक दिस मच, जो 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 जिस चीज पे एक्शन नहीं लेना है वो चीज वो बाहर आने वाली नहीं बिल्कुल ना। हालांकि छोटा राजन की गिरफ्तारी से पनपे तमाम कयासों के बीच जानकार ये भी बताते हैं कि जांच एजेंसियां राजन का इस्तेमाल दाऊद की जानकारी के लिए लंबे वक्त से करती आ रही है और अब एजेंसियों को लगने लगा है कि राजन किसी काम का नहीं रहा, इसलिए भी उसकी गिरफ्तारी कराई गई है। तो गिरफ्तारी वाला ड्रामा भी समझ में नहीं आता, और गिरफ्तारी भी अगर होनी थी, हिंदुस्तान भी लाना है उसको, तो ऑस्ट्रेलिया से लाते। वही अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी पर आ रही तमाम जानकारियों पर यकीन भी करें तो भी कई सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल हिंदू डॉन के तौर पर कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी के पीछे क्या राज हैं, ये आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि गुनाह की दुनिया में अपना सिक्का चलाने वाले इस गुनाहगार की गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड की नापाक हरकतें एक हद तक जरूर कम हो जाएगी। मुंबई से फैजान खान की रिपोर्ट, ETV न्यूज। मुंबई क्राइम ब्रांच इन दिनों 30-35 सालों की फाइलों पर से धूल झाड़ने में लगी हुई है और इसी झड़ती धूल में से नुमायां हो रहे हैं छोटा राजन के खिलाफ कई मामले। अब तक इनकी संख्या 72 तक पहुंच चुकी है और उम्मीद इस बात की है कि जब तक छोटा राजन भारत पहुंचेगा ये फेहरिस्त कुछ और लंबी हो जाएगी। बहरहाल अब जल्द से जल्द तैयारी है छोटा राजन को भारत लेके आने की, जहां के कहा जाता है कि उसके गुनाहों का हिसाब किया जाएगा। पर सवाल यह है कि छोटा राजन हमारी जेलों में आखिर कितना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कौन नहीं जानता कि मुंबई की जेलें गवा रही हैं सालों से गैंग वॉर की। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी कैसे हुई और किसने करवाई, इस बारे में जितनी मुंह उतनी ही बातें। लेकिन इन सब के बीच अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मुंबई लाने की तैयारी तेज हो गई है, क्योंकि डॉन के अंजाम दिए गए गुनाहों की फहरिस्त बताती है कि इसने सबसे ज्यादा पाप अपने ही घर यानी मुंबई की सरजमी पर किए। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राजन के गुनाहों की फहरिस्त बेहद लंबी है और अब तक उन्हें 72 मामलों की ही जानकारी मिल पाई है, जिसमें हत्या की साजिश, फिरौती, टाडा, पोटा और मकोखा के तहत मामले दर्ज हैं। इसके अलावा भी डॉन पर देश के अलग अलग थानों में मामले दर्ज हो सकते हैं,
जबकि साल 1995 से राजन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। जाहिर है डॉन का मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है और छोटा राजन के भारत आते ही शुरू हो जाएगी दाऊद इब्राहिम की उल्टी गिनती, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जांच एजेंसियों को वो तमाम जानकारियां मिलने की उम्मीद है जिसके जरिए डी कंपनी का सफाया किया जा सके। लेकिन क्या मुंबई की जेल इस इंटरनेशनल डॉन के लिए महफूज होगी? क्या मुंबई की जेल में डॉन पर जानलेवा हमला नहीं होगा? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई की जेलों में अंजाम दिए गए गैंगवार का आंकड़ा बताता है कि ये मुंबई की जेलों का इतिहास रहा है, चाहे वो मुंबई की सबसे सुरक्षित जेल आर्थर रोड जेल ही क्यों न हो। जी हां, मुंबई की जेल में गैंगवार का इतिहास बेहद पुराना रहा है। मुंबई के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले आर्थर रोड जेल के भीतर अंजाम दिए गए गैंगवार के इतिहास पर अगर नजर डालें तो एक लंबी फहरिस्त सामने आती है। तारीख 24 जुलाई 2010, वक्त सुबह के 11 बजे, जगह मुंबई का आर्थर रोड जेल, बैरक नंबर 10। मुस्तफा दौसा ने चम्मच से डॉन अबू सलेम पर हमला किया। तारीख 25 सितंबर 2010, वक्त दोपहर के 1 बजे, जगह मुंबई आर्थर रोड जेल। गैंगस्टर अबू सलेम के करीबी मेहदी हसन पर पांडव पुत्र गैंग के गुर्गों ने हमला किया। तारीख 27 जून 2013, वक्त रात के 10 बजे, जगह नवी मुंबई का तलोजा जेल। गैंगस्टर अबू सलेम पर गोलियां दागी गईं, लोकल गैंगस्टर ने चलाई गोलियां। जी हां, मुंबई की चाक चौबंद जेल में गैंगवार कोई नई बात नहीं है। बाहर बैठे गैंगस्टर के इशारे पर जेल के भीतर क्रिमिनल्स एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। उस पर जब जेल के भीतर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन जैसा डॉन पहुंचेगा तो उस पर हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वो भी तब जबकि छोटा राजन के सीने में अंडरवर्ल्ड और कई सफेद पोशों के राज दफन हैं और उसके जुबान के खुलने का मतलब है अंडरवर्ल्ड का एक हद तक सफाया। ऐसे में डॉन छोटा राजन की सुरक्षा को देश की एजेंसियां कैसे पुख्ता करेंगी, ये बेहद अहम होगा। जेल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी डॉन अब्बू सलीम, मुस्तफा दोसा और मेहंदी हसन पर हमले हो चुके हैं। ऐसे में छोटा राजन को मुंबई की जेल में सुरक्षित रखना मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मुंबई की जेल में पलता है डॉनगिरी और जेल में होता है गैंगवार। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ प्रशांत पांडे, ईटीवी न्यूज, मुंबई। बहरहाल अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कहां फिर पड़ी मुफलिसी की मार। In these 2 years, you have almost turned around the entire working of the bank in all branches, चाहे वो डिपॉजिट हो, प्रॉफिट हो, डेवलपमेंट हो, असेट्स हो, एम्प्लॉइज हो, कस्टमर्स हो। So how you would like to define your success story of these 2 years? बहुत लोग कहते हैं कि इतने सारे इनिशिएटिव्स आप कैसे लिए। देखिए, हम अपने से कुछ नहीं किए। आई हैव ओनली गिवन डायरेक्शन, लेकिन बैंक भी बड़ा है और हमारे लोग भी बहुत हैं, तो एक एक टाइप के लोग एक एक काम कर रहे हैं, इसीलिए लगता है इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो अगले 1 साल में मे बी इवन एक्सटेंडेड, यू नेवर नो। तो क्या मैंडेट विजन दिमाग में, रोड मैप है अगले 1-1.5 साल में क्या करने का है? अगले 1.5 साल में 2-3 चीज हमको एकदम करके दिखाना है। एक चीज है ये जो एनपीए प्रॉब्लम हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसकी काबू में लाने के लिए, इसको संपूर्ण रूप से काबू में लाना जरूरी है। कस्टमर को लगे कि बैंकिंग इज वेरी सिंपल। हमारा कहने का है कि सारा काम, कोई भी ट्रांजैक्शन 4 क्लिक में होना चाहिए। एसबीआई चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जगदीश चंद्र के साथ।
देखिए खास मुलाकात। पत्रकारिता नहीं, जिम्मेदार पत्रकारिता। सिर्फ जानकारी नहीं, हम आप तक खबर पहुंचाते हैं। खबर जिसके लिए जाना पड़ता है, मुद्दों की तह तक टटोलना पड़ता है, शख्सियतों का मन। आपका नाम जो जुड़ा, माना गया विकास जो आपने किया, समझना पड़ता है बारीकियों को। हमारा लक्ष्य है आपको रखना हर खबर पे बाखबर, क्योंकि खबर ही जीवन है। इतिहास बना, दस्तावेज बटे, जमीन बटी, पहचान बटी, जरिया भी बटा, फिर भी दिल एक है, साथ धड़कता है, यहाँ और वहाँ एक साथ खबरों में रहता है। अपना MP, हमार छत्तीसगढ़। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और विराट कोहली का कवर ड्राइव, बॉल हवा में। मेसी ने इसे फ्लाइंग किक में बदला और मोड़ दिया गोल की ओर। ऐसा लगा जैसे जोकोविच ये पहले से ही जानते थे और ये जोरदार बैकहैंड स्मैश। सरदारा सिंह ने इसे इंटरसेप्ट किया, ये गोल की तरफ, बेहतरीन स्कूप। मैच अब रोमांचक स्थिति में। इस बार साइना ने शॉर्ट सर्विस की है। मैरीकॉम के मुक्कों की गति से खेल आगे बढ़ता हुआ, इसे मात देते हुए सुशील का धोबी बचा। और इसी के साथ ETV स्पोर्ट्स एक बार फिर खेल की खबरों में सबसे आगे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। उस परिवार के लिए गरीबी ही गुनाह बन गई। पहले तो गरीब होने की वजह से उस परिवार को अलग अलग तरीके से तंग किया गया और उसके बाद दबंगों का दिल जब इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने उस परिवार के एक नौजवान को दी एक खौफनाक सजा। ऐसी सजा जिसे सुनकर जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। पूरा सच देखिए। तो जो सामने रहता है तो कहता है बस इनको हटा दो, इनसे घर नहीं बन रहा तो हमको बेच दो और भाग जाओ जहाँ से, और नहीं तो हम आग लगा देंगे झुग्गी में और ट्रक फेंकवा दें, 2 मिनट नहीं लगेगा, हम पैसे वाले निपट ले, हम तो पूरा सपना पूरे पैसा देकर खड़े कर ले, ऐसा बोलता है। और अभी भी जीप भरा भरा कर गई सर। मध्य प्रदेश में गरीब होना गुनाह है, उस पर अगर आप दलित भी हैं तो आपको ये कोढ़ में खाज जैसी बीमारी की तकलीफ दे सकता है। सुन रहे हैं ना मुख्यमंत्री महोदय, आप यूं तो प्रदेश में समरसता और सद्भावना की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपके प्रदेश में गरीब होने की सजा क्या दी जा रही है देखेंगे आप। लीजिए, अपनी आंखों से देख भी लीजिए और गरीब होने की सजा पाए इस नौजवान की दास्तान भी सुन लीजिए। इनका मकान बना हुआ है सामने, हमारी झुग्गी है यहाँ पर, तो इनका ये कहना है कि जब भी हम उठते हैं शक्ल देखना पड़ता है, तो टॉर्चर कर रहे हैं सर 2-3 महीने से जबरदस्ती, और कुछ भी मैटर में धमकी देते हैं मारने की जो भी है। पर 22 तारीख की बात है सर, बम फोड़े, पटाखे फोड़े घर में, तो मैं बाहर देखने के लिए गया तो पहला सोनी, गोलू सोनी और 2 और थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ा और 2 जनों ने पकड़ के मुझे जलाया पीठ से सिगरेट से।
दरअसल रायसेन जिले के मंडीदीप के सतलापुर में इस गरीब दलित परिवार का एक छोटा सा घर है।